everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में हमने बहुत आगे तक बढ़ गए और हमारा जो बेसिक पोर्शन था वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जैम एंड बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम की लेवल में अब हम आ चुके हैं। इसमें हम डायोड एंड जेनर डायोड हम पिछले क्लास में कर रहे थे और आज हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे एंड और थोड़ा सा एडवांस में आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम की लिस्ट, आप सभी को पता है। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप चेक करें तो आपको दिखने को मिलेगा कि हर साल हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 to 20 मार्क्स आता है। तो अगर आप इन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 15 to 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल मार्क्स पाने के लिए हमारा क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी के तरफ से हमारा जो शेड्यूल, जहाँ पर आपको 3 महीने मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो अभी जुलाई महीना कंप्लीट हो चुका है हमारा और आप देख सकते हैं मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास हमारा चैनल पे अभी कंप्लीट हो चुका है एंड अभी अगस्त महीना चल रहा है और हमारा चैनल पे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्लास कंटिन्यू हो रहा है एंड ऐसे भी आगे सितंबर महीने पर भी हमारा क्लास कंटिन्यू रहेगा एंड 3 महीनों के बाद आपका पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद असाइनमेंट्स एंड PYQ की सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जिसमें हमने बहुत आगे तक बढ़ गए। आप देख सकते हो 4 पोजीशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बात बता दूं, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का 30% ही कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि बाकी जो 70% है वो ट्रांजिस्टर एंड ओपैम से ही आता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो है ट्रांजिस्टर एंड ओपैम एंड ये बहुत ही बड़ा एक पोर्शन है। तो अभी तक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लिए हैं, जो है नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, KCL एंड KVL का अप्लाई करना, RC, RL एंड LCR सर्किट एंड जेनर डायोड जैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेसिकली आज का क्लास में हमने जेनर डायोड में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद हम BJT मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम आज इंटर करेंगे एंड BJT का थोड़ा सा हम बेसिक जान लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास जो रहेगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ लिंक पर जाकर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो जाकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप हमारे ग्रुप पर पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड PYQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट आवर वर्क। सो नाउ वी लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। नया पोर्शन स्टार्ट करने से पहले हम जेनर डायोड का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम चले जाएंगे एक नए टॉपिक पे। तो जेनर डायोड का हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, आपको एक सर्किट दिया गया है, पहले वो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट कुछ इस तरीके का है, 2 लूप वाला, तो लूप ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा 2 लूप। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हमारा जो एलिमेंट होगा उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो हमारा कुछ एलिमेंट है इस तरीके का कि यहाँ पर आपको एक बैटरी दिया गया है जो है आपका 120 वोल्ट का। ठीक है, 120 वोल्ट। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है 5 किलो ओम का।
यहाँ पर आपको एक जेनर डायोड दिया गया है, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 15 वोल्ट, ठीक है। एंड सॉरी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं, जेनर वोल्टेज है 15 वोल्ट। एंड यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है, वो है आपका 10 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका IZ मतलब करंट फ्लो इन द जेनर, एंड ये रहा आपका IL मतलब करंट फ्लो इन द लोड। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर द सर्किट शोन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना होगा, पहले आपको फाइंड करना होगा द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। एंड तीसरा जो आपको फाइंड करना होगा वो है द करंट थ्रू जेनर डायोड, ठीक है। तो आपको ये कुछ ऐसा सर्किट आपको दिया गया है, इसमें आपको आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर एंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला आपको पूछा क्या गया है, पहले आपको पूछा गया है द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं आप, पहले देखिए हमारा सोर्स वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, और आपका जेनर वोल्टेज कितना है वो है 15 वोल्ट। तो यहाँ से आपको देखने में क्या मिल रहा है, VA ग्रेटर देन VZ। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव एंटर इन जेनर रीजन, हम जेनर रीजन में आ चुके हैं। यही था हमारा कंडीशन कि VA ग्रेटर देन VZ होना होगा। तो डायोड एक्ट एज आ 15 वोल्ट बैटरी। तो इसका मतलब हमारा जो ये डायोड है ये कैसा रिएक्ट करेगा, ये एक 15 वोल्ट का बैटरी की तरह ही रिएक्ट करेगा। तो अगर ये 15 वोल्ट का बैटरी हो जाए तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, आउटपुट वोल्टेज आपका आ जाएगा वो 15 वोल्ट का बैटरी, मतलब VZ इक्वल टू 15 वोल्ट, ठीक है। तो आपका आउटपुट वोल्टेज देगा 15 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बी में आपको पूछा गया है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर, ठीक है। तो सीरीज रजिस्टेंस मतलब ये 5 के जो आपको रेजिस्टेंस दिया गया है इसको RS से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये रहता है आपका सीरीज रजिस्टर। तो इसके बेसिस में आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, और ये इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B पॉइंट, ठीक है। तो A पॉइंट है हमारा रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें कितना वोल्टेज लगाया हुआ है 120 वोल्ट, और B पॉइंट पे 15 वोल्ट। ये डायोड, क्योंकि ये डायोड बैटरी की तरह ही एक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VZ इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, VA था हमारा 120 एंड VZ है आपका 15, तो टोटल 70 वोल्ट, ठीक है। तो आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल गया जो है आपका 70 वोल्ट। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन सी। तो सी में क्या पूछा गया कि द करंट थ्रू जेनर डायोड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या था, रेजिस्टर था जो था हमारा 5 किलो ओम का, यहाँ पर हमारा 120 वोल्ट का बैटरी सोर्स था। यहाँ पर हमारा जेनर डायोड कैसा रिएक्ट करेगा, एक बैटरी की तरह। तो ये और एक बैटरी हो गया, और यहाँ पर आपका 10 किलो ओम का आपका रेजिस्टर, ठीक है। तो ये 50 वोल्ट, ये आपका 120 वोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मेश एनालिसिस अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें करंट निकालना हो। तो फ्रॉम
फ्रॉम लूप 1 से हमें क्या मिल रहा है, लूप 1 से अगर आप KVL कर दे तो -120 प्लस I1 इंटू 5 प्लस 15 इक्वल टू 0, ये मिल रहा है आपको। तो यहाँ से आपको I1 कितना मिलेगा, 120 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना देगा आपको 70 डिवाइडेड बाई 5, जो इक्वल होगा 14 मिली एम्पियर का। तो I1 आपका आ गया 14 मिली एम्पियर। अब फॉर लूप 2 के लिए KVL यूज करेंगे, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, लूप 2 के लिए अगर आप KVL यूज करें तो पहले -50 प्लस 10I2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको I2 कितना मिल रहा है, I2 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 5 मिली एम्पियर। अब IZ क्या है, ये बीच वाला लाइन में जितना करंट फ्लो होगा, तो IZ इक्वल टू कितना होगा, I1 माइनस I2, तो चले निकाल लेते हैं, 14 माइनस 5 मिली एम्पियर यानी कि 9 मिली एम्पियर। तो ये रहा आपका थर्ड आंसर, ये रहा आपका सेकंड आंसर एंड ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। तो देखिए कैसे आसान तरीके से आपका जेनर डायोड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ये तो आपसे सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको एक सर्किट दिया गया है, पहले वो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये है आपका सर्किट जिसमें 2 लूप है, तो चलिए 2 लूप को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बीच में एक लाइन होगा, तो ये हो गया हमारा लाइन। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हमारा जो एलिमेंट रहता है उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या एलिमेंट दिया गया है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा वोल्टेज सोर्स का मतलब आपका वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। तो ये वोल्टेज सोर्स कितना का है, 18 टू 120 वोल्ट का है आपका वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो है 5 किलो ओम का। यहाँ पर आपको एक जेनर डायोड दिया गया है, ठीक है, जिसका VZ है आपका 50 वोल्ट का। यहाँ पर आपको और एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है आपका 10K का। ठीक, अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, फॉर द सर्किट shown find the maximum and minimum values of Zener diode of current। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है इस जेनर डायोड के अंदर से, वो हमें फाइंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, करके हमें व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे दे देना। तो आपका बहुत सारा होमवर्क अभी भी जो पेंडिंग रह रहा है, आपका कोई भी होमवर्क मुझे अभी तक नहीं मिला, तो प्रैक्टिस करते जाए क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए ही ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द जेनर डायोड shown in figure has VZ equal to 18 volt, the voltage across the load stays at 18 volt। ठीक है, as long as IZ is maintained
between 200 milliampere and 2 ampere. Find the value of series resistance R so that E naught remain 18 volt will input voltage EI is free to vary between 22 वोल्ट टू 28 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बहुत ही बड़ा है इसका जो लिखने का पार्ट। तो चलिए हम अब जो सर्किट है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है जिसमें आपका 2 लूप होगा। ठीक है, तो लूप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लूप। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसमें एलिमेंट को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए एलिमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो कुछ इस तरीके का है हमारा सर्किट इसमें अब हम एलिमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल वोल्टेज सोर्स दिया गया है। ठीक है, ये रहा आपका वेरिएबल वोल्टेज सोर्स जो कहाँ से कहाँ तक 22 टू वेट अ सेकेंड 22 टू 28 वोल्ट होगा। सेकेंड तो चेंज कर लूँ 22 टू 28 वोल्ट है। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है आपका R। यहाँ पर आपको एक जेनर डायोड दिया गया है। ठीक है, जिसका वोल्टेज है वोल्टेज ऑफ जेनर इज 18 वोल्ट। यहाँ पर आपका IL है। ठीक है, और यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू 18 ओम। ठीक है, और इसके बीच में जो वोल्टेज है वो है आपका E नॉट और ये नीचे की तरफ हमारा IZ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है द जेनर डायोड शोन इन फिगर एच VZ इक्वल टू 18 वोल्ट। मतलब आपका जो जेनर डायोड दिया गया है उसका जेनर वोल्टेज है 18 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस द लोड स्टेज एट 18 वोल्ट। मतलब ये जो आपका E नॉट है ये हमेशा के लिए 18 वोल्ट पर स्टे कर रहा है। एच लॉन्ग एज IZ इज मेंटेन बिटवीन 200 मिली एम्पियर टू 2 एम्पियर। तो ये 18 वोल्ट पर तभी मेंटेन रहेगा अगर हमारा जेनर करंट 200 मिली एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच में रहेगा। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टर, मतलब ये R आपको फाइंड करना होगा सो दैट E नॉट रिमेन 18 वोल्ट। जो E नॉट है वो हमारा 18 वोल्ट पर स्टे करे एंड EI इज फ्री टू वेरी बिटवीन 22 वोल्ट टू 28 वोल्ट। तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, ऐसा फाइंड करना होगा कि जो हमारा लोड का वोल्टेज है वो हमेशा के लिए 18 वोल्ट पे स्टे करे और हमारा जो इनपुट यानी कि EI है वो 22 टू 28 वोल्ट तक वेरी कर सकता है। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है IL नहीं IZ था। वेट अ सेकेंड, इसको चेंज कर लूँ। वेट अ सेकेंड, हाँ, तो आपको IZ दिया गया है। IZ मिनिमम क्या दिया गया है 200 मिली एम्पियर एंड IZ मैक्स क्या दिया गया है आपको 2 एम्पियर, क्योंकि 200 मिली एम्पियर से 2 एम्पियर तक ही ये वेरी कर रहा है। तो अगर आपका इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज है आपका V मिनिमम, वो क्या देगा आपको 22 वोल्ट, क्योंकि 22 वोल्ट से 28 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। अब द लोड
current stays at constant, मतलब ई नॉट हमारा कांस्टेंट पे रह रहा है, तो हमें फाइंड क्या करना होगा, आर फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो हमारा जो आई एल है वो क्या होगा, वी जेड डिवाइडेड बाई आर एल, ठीक है, क्योंकि हमारा लोड का करंट क्या होता है आई एल और ये वी जेड, ठीक है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते तो वी जेड हमारा क्या है 18 वोल्ट है, आर एल आपका कितना है 18 ओहम है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको 1 एम्पियर मिल रहा है। तो 1 एम्पियर मतलब आप क्या लिख सकते हैं 1000 मिली एम्पियर, ठीक है। तो सर इसको मिली एम्पियर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिली एम्पियर में हमारा एक टर्म है, तो अगर हम इसको मिली एम्पियर में ट्रांसफर कर दें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1000 मिली एम्पियर जो है हमारा लोड करंट, ठीक है। अब हमें आर फाइंड करना होगा, तो आर फाइंड करने का आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, ई इनपुट माइनस ई आउटपुट डिवाइडेड बाय आई एल मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम। ये फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में लिखाए थे। तो ई इनपुट क्या है 22 वोल्ट, ई आउटपुट क्या है 18 वोल्ट, ठीक है। और आई एल मिनिमम आपका क्या है 200 मिली एम्पियर, आई एल मैक्सिमम क्या आ रहा था आपका 1000 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो ऊपर आपको क्या मिल रहा है 4 वोल्ट, नीचे क्या मिल रहा है 1200 मिली एम्पियर। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो आपको मिलेगा 3.33 ओम, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको कहा क्या गया था कि आपका लोड जो करंट है या आई जेड जो है वो 200 मिली एम्पियर से 2 एम्पियर तक वेरी कर सकता है, लेकिन हमारा जो लोड करंट है वो कहाँ से कहाँ तक, वो हमारा 200 मिली एम्पियर से 1000 मिली एम्पियर तो वेरी कर रहा था, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ ये जो फॉर्मूला हमें पिछले क्लास में सिखाया गया था उसमें सिर्फ हम इसका वैल्यू पुट कर दिए और देखिए आपका आंसर आ गया। तो देखिए जेनर डायोड का जो क्वेश्चन है वो आप सिर्फ एक फॉर्मूला को ध्यान रखने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो घर पे प्रैक्टिस करना, या फिर अगर आपको लगे तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको है कुछ इस तरीके का, द सर्किट यूज टू जेनर डायोड्स, ओके, each rate at 15 volt 200 milliampere if the circuit is connected to a 45 volt unregulated supply, okay, determine दो चीज आपको फाइंड करना होगा, एक है आपका द रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज एंड बी आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर आर, ठीक है। तो आपको सर्किट कुछ इस तरीके का दिया गया है कि यहाँ पर आपका सीरीज रजिस्टर है, यहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स दिया गया है, यहाँ पर आपका पहला एक जेनर डायोड हो गया, नीचे और एक जेनर डायोड हो गया, ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, एंड यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस है आर एल, ठीक है। ये आर, ये आपका जेनर 1, ये है आपका जेनर 2 एंड ये है आपका 45 वोल्ट। तो अब आपको इसमें द रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा एंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा। तो ये रहा आपका दूसरा होमवर्क, इसको घर पे ट्राई करना
एंड हो सके तो ग्रुप में भी डाल देना चेक करने के लिए, ठीक है। तो जेनर डायोड में हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो आज का नया टॉपिक बीजेटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्शन एंड इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो जो पोर्शन किए हैं केसीएल, केवीएल या फिर हमारा जो सर्किट या फिर डायोड, जेनर डायोड, वो बेसिक था हमारे लिए। और कुछ कुछ थोड़ा सा मतलब जेनर डायोड आपके लिए नया था और जेनर डायोड में जो आप केसीएल, केवीएल यूज कर रहे थे वो थोड़ा सा आपका नया था। लेकिन ये जो पोर्शन है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड इसके बाद हम जो ओपन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपका आता है, ठीक है। तो आप जान लेते हैं ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बीजेटी, ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में बीजेटी भी कहते हैं, इसका मतलब है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एक होता है आपका सिंपल ट्रांजिस्टर, ओके, सिंपल ट्रांजिस्टर। तो सिंपल ट्रांजिस्टर किस काम में इस्तेमाल होता है? टू ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए हम सिंपल जो ट्रांजिस्टर होता है उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या एप्लीकेशन होता है? एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका बहुत काम में यूज होता है। पहला तो आपका हो गया एम्पलीफायर, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका मैचिंग के लिए। एंड आपका जो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या फिर हमारा डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसका जो प्रोसेसर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा नैनो साइज में ट्रांजिस्टर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर आपने देखे होंगे, एक ब्लैक कलर का स्क्वायर शेप होता है एंड उससे तीनों पॉइंट निकालता है। तो ऐसे होता है हमारा ट्रांजिस्टर का शेप। तो हमारे मॉडर्न या फिर 21st सेंचुरी में जो ट्रांजिस्टर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है एंड मोबाइल एंड लैपटॉप एंड बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में ट्रांजिस्टर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये ट्रांजिस्टर जो है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो क्या क्या टाइप होता है आपका? एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा आपका होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ है क्या? तो अब देखिए आपको डायोड में पता है कि एक डायोड कैसे बनता था। एक डायोड बनता था, एक साइड को हम पी टाइप डोपिंग करते थे और दूसरे टाइप हम एन टाइप डोपिंग करते थे, ठीक है। तो उसमें ऐसे जो हमारा एलिमेंट बनता था उसको हम कहते थे हमारा डायोड, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है बिल्कुल एक डायोड की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तीनों टाइप का डोपिंग होता है, ठीक है। तो दो तरफ अगर ये पी हो गया, बीच वाला एन हो गया एंड थर्ड अगर पी हो जाए तो ऐसे डोपिंग करने वाला ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। और अगर दोनों साइड में एन टाइप डोपिंग किया जाए एंड बीच में आपका पी टाइप डोपिंग हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में जो ड्राइंग है उसमें आपको एक पीएनपी एंड एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की ड्राइंग दिखाया गया है। तो ये पहला वाला जो है ये है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो देखिए आपका जो लेफ्ट साइड मोस्ट है उसमें क्या है, पी टाइप डोपिंग किया गया है, बीच में जो है वो एन टाइप डोपिंग किया गया है एंड एकदम जो आपका राइट साइड में है वो आपका पी टाइप डोपिंग किया गया है, ठीक है। तो ऐसे डोपिंग करने से हमें जो डायोड मिलता है उसको हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपका डायोड में क्या होता था, पी से एक एलिमेंट निकालता था और एन से एक और वायर निकालता था। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, पी से एक वायर निकालता है, एन से एक वायर निकालता है एंड ये पी से एक वायर निकालता है, ठीक है। अब ये जो तीनों एलिमेंट है मतलब पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव, पी और एक पॉजिटिव है, तो इन तीनों पोजीशन को हम
एक नाम देते हैं, ठीक है। तो ये पीएनपी डायोड में जो पहला हमारा पी मतलब पॉजिटिव डॉपिंग है, इसको हम कहते हैं एमीटर, ठीक है। और बीच में जो हमारा नेगेटिव पोर्शन है उसको हम कहते हैं बेस, एंड एंड में जो होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टर, ठीक है। तो मैं आपको उल्टा बता दिया, कलेक्टर होता है पहला जो करंट कलेक्ट करता है, ठीक है। बेस मतलब जो बीच में रहता है, एंड एमिटर मतलब जो करंट को एमिट करता है, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा ट्रांजिस्टर, एंड इसमें तीनों वायर निकलता है। जैसे डायोड में कितना था, 2 वायर निकलता था, एक पी से एक एन से, लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तीनों वायर निकालता है। एक कलेक्टर, एक को कहते हैं हम बेस, एक और को कहते हैं एमिटर, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमारा डायोड कैसे डिनोट होता था, ऐसे एक ट्रायंगुलर एंड उसके सामने एक लाइन खींचकर हमारा एक डायोड हम डिनोट करते थे या रिप्रेजेंट करते थे। तो एक ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा इस सिंबल के साथ, ठीक है। उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे इसका सिंबल होगा। अब देखिए, ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए देख लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आपका दोनों तरफ दोनों साइड पे हो जाता है एन टाइप, एंड बीच में जो होता है वो होता है आपका पी टाइप, ठीक है। तो ऐसे अगर हम एक क्या आपका सिलिकॉन या फिर जार्मेनियम से एक सेमीकंडक्टर को ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव से डोपिंग करें, तो हमें जो ट्रांजिस्टर मिलेगा उसको हम कहेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जिसमें फिर से तीनों वायर आपको मिलेगा। इसमें आपका पहला है कलेक्टर जो करंट को कलेक्ट करेगा, बीच में होगा आपका बेस, एंड थर्ड में होगा आपका एमीटर, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो देखिए, दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों एक ही तरफ देखने को है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपका जो ये डायरेक्शन साइन है ये अंदर की तरफ है, एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ये जो डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये सिंपल जो डायरेक्शन से हम को डिनोट किया जाता है कि वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इससे आपको पता चल गया कि जो हमारा एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर आखिर में होता क्या है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके। तो क्या क्या है हमारा, अभी हमने पढ़े हैं कि पहला हो गया आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर, एंड दूसरा आपका हो गया पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर कैसा होता है, उसका साइन ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका बेस, एंड ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर में हम डायरेक्शन किस साइन देंगे, हम बाहर की तरफ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर वो भी वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जिसमें ऊपर वाला हो गया कलेक्टर, बीच वाला हो गया बेस, एंड नीचे हो गया आपका एमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसमें डायरेक्शन आपका अंदर की तरफ होगा। तो ये हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लिख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई होता है लॉस ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर में कुछ बेसिक चीज़ें। अब ये जो है एनपीएन जो आपका है, इसमें एनपीएन, तो ये आपस में किसी का विड्थ ज़्यादा होता है, किसी में ड्रॉपिंग ज़्यादा होता है, किसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो वो सारे चीज़ हम अब थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो क्या, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ही चले जाते हैं, नहीं छोड़िए इस पेज पे ही हम लिख लेते हैं। तो अब हम क्या जानने वाले हैं, अब हम जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। मतलब ये जो आपका एमीटर कलेक्टर एंड बेस जो है, इसका प्रॉपर्टीज, किसका, कलेक्टर बेस एंड एमीटर का। तो इसमें आपस में क्या क्या डिफरेंस है वो हम अब जान लें। तो पहला जो डिफरेंस है वो है डॉपिंग का, डॉपिंग, ठीक है।
तो डोपिंग को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तो क्या होता है, एन ई ग्रेटर देन एन सी एंड मोर देन ग्रेटर एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो आपका एमिटर का पार्ट है, मतलब मान लीजिए ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका बेस एंड ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है। तो अगर आप एमीटर को चेक करें तो एमीटर में ज़्यादा डोपिंग किया जाता है, ठीक है, में बहुत ही ज़्यादा डोपिंग किया जाता है। और फिर कलेक्टर में उससे थोड़ा सा कम डोपिंग किया जाता है कलेक्टर में, ठीक है। और बेस में उसमें बहुत ही कम डोपिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा होता है एमीटर में, उसके बाद कलेक्टर में एंड उसके बाद बेस में डोपिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका एरिया, ठीक है, एरिया जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ कलेक्टर ग्रेटर देन एरिया ऑफ एमीटर ग्रेटर देन एरिया ऑफ बेस। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ट्रांजिस्टर को देखें तो आपको सबसे ज़्यादा एरिया मिलेगा कलेक्टर का, ठीक है, फिर आपको मिलेगा सॉरी उल्टा हो गया, तो फिर हो गया ये मान लीजिए ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका बेस एंड ये हो गया आपका एमीटर। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि कलेक्टर सबसे ज़्यादा एरिया ले रहा है ट्रांजिस्टर में, एमीटर उसके बाद एरिया ले रहा है एंड बेस जो है वो सबसे कम एरिया एक ट्रांजिस्टर में ले रहा है। तो एरिया ऐसा डिफरेंस होता है कि सबसे ज़्यादा एरिया लेता है कलेक्टर, फिर हमारा एमीटर, फिर बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस ऑफ बेस, ठीक है, ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये जो दोनों चीज़ है, ये एरिया एंड रेजिस्टेंस ये एक साथ ही है, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो एल बाई ए, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए आपका बेस का रेजिस्टेंस क्या है, बेस का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। एमीटर का एरिया कितना था, वो बीच में था, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस भी बीच में है। एंड कलेक्टर का क्या था, एरिया सबसे ज़्यादा था, तो इसीलिए उसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको थोड़ा सा जान लेना होगा, क्योंकि बहुत ही बार क्वेश्चन में ऐसे एमसीक्यू में दिया जाता है कि किस पोजीशन का आपका डॉपिंग ज़्यादा होता है कलेक्टर, बेस एंड एमीटर में, या फिर किसका एरिया ज़्यादा होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन बीजे। तो सर इसका मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, तो वेट अ सेकेंड। तो बेसिकली हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो कैसे दिखने को मिलता है, ऐसा आपका आता है कलेक्टर, ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर एंड ये हो गया आपका बेस। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं कलेक्टर, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं बेस, एंड ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं एमीटर, ठीक है। अब ये कैसा ट्रांजिस्टर है, ये है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आपको एक चीज़ बता दी कि हमेशा एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ही मार्केट में सबसे ज़्यादा होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में भी एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सर क्यों एनपीएन ट्रांजिस्टर ही, क्यों पीएनपी ट्रांजिस्टर क्यों नहीं? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या ज़्यादा होगा, होल ज़्यादा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता ही है कि होल से ज़्यादा स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसीलिए हमें तेज़ी चाहिए, हमें और अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चाहिए, तो इसीलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हैं जो होल से बहुत ही तेज़ है, तो इसीलिए हम NPN ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन BJT में हम क्या करेंगे, तो ये रहा आपका एक ट्रांजिस्टर जो है आपका NPN ट्रांजिस्टर। अब इसमें क्या होता है, कलेक्टर होता है एक, बेस होता है एक, और एमिटर होता है और एक। तो ये जो तीनों आपको वायर मिल रहा है, तो इन तीनों का अगर हम किसी एक को ग्राउंड कर दें तो हमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा एंड वो क्या काम में इस्तेमाल होगा, एंड उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहला कॉन्फ़िगरेशन आपका मिलता है कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CE से। सेकेंड है आपका कॉमन बायस, ठीक है, इसको हम बायस नहीं, कॉमन बेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CB से। एंड थर्ड है आपका वो है कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम CC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। तो अब हम इन तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन है इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पर हम करने वाले हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT। ठीक, तो हमने आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशन में तीनों टाइप होता है, एक होता है आपका कॉमन एमिटर, दूसरा होता है कॉमन बेस एंड तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन एमिटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट साइड में आपको एक ड्राइंग देखने को मिल रहा है। तो ये होता है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक कॉमन एमिटर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तो आपको पता है ये है आपका ये ब्लू राउंड सर्कल में जो है ये होता है आपका ट्रांजिस्टर। ये कैसा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि जो डायरेक्शन साइन है वो किस तरफ है, वो बाहर की तरफ है। अब देखिए इसमें ये जो आपका वायर है ये होता है आपका कलेक्टर, ये होता है आपका बेस एंड ये होता है आपका एमिटर। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो कलेक्टर है उसमें आपका VCC वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, एंड इसमें एक RC रेजिस्टेंस दिया गया है। B जो है बेस जो है आपका उसमें Vin वोल्टेज आपका अंदर तक आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेस एंड कलेक्टर की बात। लेकिन जो आपका एमिटर वायर है मतलब ये नीचे वाला, तो ये देखिए ये क्या हो कनेक्शन किया गया है, इसको ग्राउंड किया गया है। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा कनेक्शन बनाए जिसमें आपका एमिटर ग्राउंड हो तो उस कॉन्फ़िगरेशन या फिर उस ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं कॉमन एमिटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इफ एमिटर इज ग्राउंड, मतलब अगर आपका ट्रांजिस्टर का एमिटर ग्राउंड किया गया है तो तब हम उसको कहते हैं कॉमन एमिटर, कॉमन। ठीक है, तो या फिर सी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 2 पॉइंट नेटवर्क मिलता है आपको। 2 पॉइंट क्यों सर, क्योंकि आपका एमिटर तो क्या है, ग्राउंडेड है, तो इसीलिए आपको क्या क्या पॉइंट मिलता है, एक तो हो गया आपका कलेक्टर पॉइंट एंड दूसरा हो गया आपका बेस पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HFC में। ठीक है, तो सर ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन है इसमें H क्या है, F क्या है, C क्या है, तो इसमें H आपका हो गया H डिनोटेड बाय हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड। F इक्वल टू आपका है फॉरवर्ड एंड C आपका है कॉमन एमिटर, कॉमन। ठीक है, तो सर ये तो हो गया H का मतलब हाइब्रिड, F का मतलब फॉरवर्ड एंड C का मतलब कॉमन एमिटर। लेकिन ये चीज़ है क्या, तो ये जो आपका HFC है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और बीटा आपका इक्वल होता है IC डिवाइडेड बाई IB। ठीक है, सॉरी IC इक्वल टू IB। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ करंट फ्लो इन द कलेक्टर वायर। मतलब कलेक्टर वायर क्या है आपका, ये रहा आपका कलेक्टर वायर, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है IC,
एंड बी से बेस से जो करंट फ्लो कर रहा है आई बी, तो ये आई सी डिवाइडेड अगर आप आई बी करें तो आपको बीटा मिलेगा, जिसको हम कह रहे हैं एच एफ सी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि बीटा इक्वल टू होता है आपका आई सी डिवाइडेड बाई आई बी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन बेस। ठीक है, तो कॉमन बेस में क्या होता है, ये फिर से आप देखिए, ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर। ये कैसा ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्योंकि इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब ये रहा आपका कलेक्टर, ये रहा आपका बेस एंड ये रहा आपका एमीटर। अब देखिए कलेक्टर में क्या हो रहा है, एक V प्लस वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब एमीटर में क्या किया गया है, एक V इन वोल्टेज आपको मिल रहा है। लेकिन बेस जो है वो क्या करा गया है, ये देखिए ग्राउंड करा गया है। तो कॉमन बायस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कॉमन बेस में आपका होता है बेस इज ग्राउंडेड। ठीक है, तो कॉमन बेस में हमारा जो बेस होता है उसको ग्राउंड किया जाता है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है एच एफ बी। ठीक है, इसमें एच का मतलब हो गया आपका हाइब्रिड, एफ का मतलब हो गया फॉरवर्ड एंड बी का मतलब हो गया आपका कॉमन बेस। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, जो इक्वल होता है आई सी डिवाइडेड बाई आई ई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, तो ये जो अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई ई है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। एंड ये जो फॉर्मूला मिलता है हमें, ये कॉमन बायस कॉन्फिगरेशन से आपको मिल जाता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड फॉरवर्ड करंट गेन, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको जो कलेक्टर के अंदर से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसको पहले फाइंड करना होगा, फिर एमीटर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड करना होगा, फिर दोनों का अगर आप डिवाइड कर दे, मतलब आईसी को आई से डिवाइड कर दे, तो आपको फॉरवर्ड करंट गेन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। एंड तीसरा जो है वो है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या हो रहा है, अब देखिए आपको पता ही है कि हमारा पिछले जो हो रहा था, पहले ये कॉमन एमीटर था, ये एमीटर को ग्राउंड किया गया था और फिर इसमें बेस को ग्राउंड किया गया है। एंड यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको ड्राइंग कॉन्फ्यूजिंग लगेगा क्योंकि मुझे गूगल से ज़्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं मिला। तो इसमें क्या होता है, जो आपका कलेक्टर होता है वो ग्राउंडेड होता है एंड ये जो यहाँ पर आप ग्राउंडेड देख रहे हैं ये ऐसा होता है कि V आउट। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका ड्राइंग होता है या फिर इसका सर्किट होता है। इसमें क्या होता है, ये रहा आपका कलेक्टर, ये रहा आपका बेस एंड ये रहा आपका एमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो कलेक्टर होता है वो ग्राउंडेड होता है, बेस से आपको V इन वोल्टेज मिलता है एंड एमीटर से V आउट वोल्टेज मिलता है। तो ऐसे सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, कॉमन कलेक्टर, तो इसमें बेसिकली हमारा जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर इज ग्राउंडेड। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच एफ सी से, जिसमें एच हो गया आपका हाइब्रिड, एफ हो गया फॉरवर्ड एंड सी हो गया आपका कॉमन कलेक्टर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से और गामा आपका इक्वल होता है आई ई डिवाइडेड बाई आई बी से। ठीक है, तो बेसिकली ये जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, इसमें ये तीनों चीज़ ही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को आपको साइड में एक और बार लिखा देता हूँ कि बीटा इक्वल टू आपका होता है आई सी डिवाइडेड बाई आई बी। ठीक है, दूसरा आपका होता है अल्फा, अल्फा इक्वल टू आपका होता है आई सी डिवाइडेड बाई आई ई, और तीसरा जो आपका है वो है गामा इक्वल टू आई ई डिवाइडेड बाई आई बी। ठीक है, तो बीटा मतलब हो गया आपका करंट इन कलेक्टर डिवाइडेड बाई करंट इन बेस, अल्फा हो गया आपका करंट इन कलेक्टर डिवाइडेड बाई करंट इन एमीटर एंड गामा हो गया आपका करंट इन एमीटर डिवाइडेड बाई करंट इन
बेस। ठीक है, तो ये जो तीनों फॉर्मूलेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अब आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये तीनों फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों फॉर्मूला है ये तीनों को थोड़ा सा ध्यान में रख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम KCL एंड KVL अप्लाई करेंगे BJT पर, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऊपर हम KCL एंड KVL को अप्लाई करेंगे। तो पहले चलिए KCL को अप्लाई कर लेते हैं। KCL, तो KCL अप्लाई करने के लिए हमें पहला क्या करना होगा, पहले हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, NPN ट्रांजिस्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका एक NPN ट्रांजिस्टर जिसमें क्या हो रहा है, ये रहा आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका एमिटर एंड ये हो गया आपका, वेट अ सेकेंड, ये एमिटर एंड ये हो गया आपका बेस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम KCL कर रहे हैं, KCL का मतलब हमें करंट को लेना होगा। तो मान लीजिए ये यहाँ से हमें IC करंट मिल रहा है, यहाँ से हमें IB करंट मिल रहा है। ठीक है, और ये NPN ट्रांजिस्टर है तो यहाँ से IE करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप KCL अप्लाई करें फॉर किसके लिए, फॉर NPN ट्रांजिस्टर, तो तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा, वेट अ सेकेंड, IE इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, इसको थोड़ा सा मार्क करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, I इक्वल टू IC प्लस IB। अब ये तो हो गया सर NPN ट्रांजिस्टर के लिए, लेकिन PNP ट्रांजिस्टर में क्या होता है, फॉर PNP ट्रांजिस्टर, तो PNP ट्रांजिस्टर दिखने में कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सेम टू सेम ऐसा, एंड ये होता है आपका कलेक्टर, ये होता है आपका बेस एंड ये होता है आपका एमिटर। लेकिन इसमें डायरेक्शन किस तरह होता है, अंदर की तरफ, मतलब करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये रहा IE जो अंदर की तरफ इनकमिंग है, IB है बाहर की तरफ आउटगोइंग, IC है आपका आउटगोइंग। ठीक है, तो अगर आप इसमें KCL यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, तो तब भी आपको सेम ही मिलेगा, I इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, तो दोनों पोजीशन में आप देख सकते हैं I इक्वल टू IC प्लस IB। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल IC मतलब कलेक्टर एंड बेस में जितना करंट आएगा वो टोटल एमिटर से फ्लो हो जाएगा, या फिर एमिटर में जितना करंट आएगा वो कलेक्टर एंड बेस इन दोनों में फ्लो होकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया KCL जिसमें हमें दो फॉर्मूलाज मिल गया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम क्या अप्लाई करेंगे, अब हम KVL अप्लाई करेंगे। चलिए KVL अप्लाई कर लेते हैं। तो वेट अ सेकेंड, तो KVL में अब हम क्या करेंगे, KVL में देखिए पहले हम NPN ट्रांजिस्टर के लिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका NPN ट्रांजिस्टर जिसमें ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका बेस एंड ये हो गया आपका एमिटर। तो ये बाहर की तरफ होगा। अब कलेक्टर में क्या होगा, ये जो करंट फ्लो होगा यहाँ पर प्लस माइनस, ये कैसा करंट VCE मतलब कलेक्टर टू एमिटर में अगर आप चेक करें यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस, ये क्या देगा आपको VBE देगा, VBE, और यहाँ पर ये होगा प्लस माइनस एंड यहाँ से आपको मिलेगा VCB। ठीक, तो अगर आप इनके ऊपर KVL यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा VCB प्लस VBE इक्वल टू VC। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो KVL यूज करने पर किस पर, फॉर NPN ट्रांजिस्टर, तो तब हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम NPN ट्रांजिस्टर के लिए अप्लाई करेंगे PNP ट्रांजिस्टर के लिए फॉर PNP ट्रांजिस्टर। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब अगर हम PNP ट्रांजिस्टर पे अप्लाई करें तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, VBC प्लस VEB इक्वल टू VE। ठीक है, तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा है, सिर्फ इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि PNP जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें
एमिटर में करंट अंदर जाता है एंड जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें एमिटर से करंट बाहर की तरफ आता है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा डायरेक्शन का पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम टू सेम रह रहा है। ठीक है, तो सर हमें सी ई सी बी एंड सी पता चल गया, मतलब कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर तो पता चल गया, लेकिन इसका बेसिक लाइफ में कुछ इस्तेमाल है या नहीं, इसका कि सिर्फ हम फॉर्मूला जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे उसका इस्तेमाल भी हम देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक पीएनपी एंड एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का पिक्चर आपको यहाँ पर साइड पे दिया गया है एंड यहाँ पर आप जो ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं ऐसा, तो ये बेसिक लाइफ में आपका एक ट्रांजिस्टर होता है एंड बहुत सारे सर्किट में आप ये चीज़ देख भी चुके हैं। तो ऐसा होता है हमारा डेली लाइफ में एक ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता है आपका एन टाइप का कलेक्टर, पी टाइप का आपका बेस एंड एन टाइप का और एक एमीटर। ठीक है, तो ऐसे एनपीएन या फिर पीएनपी से एक ट्रांजिस्टर बनता है और आपका जो ट्रांजिस्टर होता है उसका ऊपर भी लिखा होता है कि वो एनपीएन है या फिर पीएनपी है। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन जान लेते हैं। पहला जो है हम जानेंगे कॉमन एमीटर के लिए। ठीक है, तो कॉमन एमीटर का आपका एप्लीकेशन क्या क्या है? पहला जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है फेज शिफ्टर। फेज शिफ्टर, तो ये कितना फेज शिफ्ट करता है? ये आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाई पावर गेन एम्पलीफायर। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉमन एमिटर है ये फेज शिफ्टर में इस्तेमाल होता है, जो 180 डिग्री आपका फेज शिफ्ट कर देता है एंड दूसरा है हाई पावर गेन एम्पलीफायर के लिए हम कॉमन एमिटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? तो कॉमन बेस में एप्लीकेशन जो है आपका वो है एक हाई बैंड विड्थ और कैस्केड या फिर वीडियो एम्पलीफायर। ठीक, तो बेसिकली हम जो कॉमन बेस हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसको हम यूज करते हैं वीडियो एम्पलीफाइंग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। ठीक, तो क्या क्या है इसका इस्तेमाल? तो पहला आपका इस्तेमाल हो गया डार्लिंगटन पीआर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया करंट एम्पलीफायर। फिर थर्ड पॉइंट आपका हो गया वोल्टेज फ्लोअर एंड फोर्थ हो गया आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ओपैम्प ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो हम इस बीजेटी के बाद करने वाले हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा तीनों कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन डेली लाइफ में। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ट्रांजिस्टर हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड कितना सारा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ बेसिक चीज़ें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बेसिक में। तो हम ऐसे ही बेसिक तक रख देते हैं और हमारे पिछले क्लास में बहुत ही कम क्वेश्चन हुआ था एंड आज के क्लास में भी हमने पहले 2-4 क्वेश्चन ही करे थे डार्ट के लिए। तो बीजेटी में हमारा बेसिक यहीं तक रख देते हैं एंड थोड़ा सा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारा पिछले जो पोर्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आगे पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और बीच में थोड़ा सा हम थ्योरी भी बिल्ड करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ही चले जाते हैं। तो आपका आज का पहला जो क्वेश्चन है पिछले पोर्शन से, उसमें आपको पहले एक सर्किट दिया गया है। तो सर्किट का क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सर्किट आपको ऐसा कुछ दिया गया है जिसमें आपका 2 लूप है। ठीक है, तो 2 लूप को ड्रॉ कर लेते हैं।
अब इसमें कुछ एलिमेंट दिया गया है, तो चलिए एलिमेंट को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या क्या एलिमेंट दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको एक 10 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक 3 ओहम का रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर आपको एक 6 वोल्ट का बैटरी दिया गया है। यहाँ पर आपको 4 ओहम का एक और रेजिस्टेंस दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको एक 7 ओहम का रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना होगा, फाइंड करंट इन द लूप। तो हमें बेसिकली इसमें करंट फाइंड करना होगा। तो चलिए, ये तो बहुत ही आसान है। तो इसको आपको पता ही है हम किस किस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका मेश एनालिसिस, दूसरा हो गया नोडल एनालिसिस। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको दोनों तरीकों से करने वाले हैं। तो मेश एनालिसिस के लिए पहले हम, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा रेजिस्टेंस का प्लस, ये रहा आपका माइनस, ये बैटरी का प्लस, ये माइनस, ये रेजिस्टेंस का प्लस साइन, ये माइनस साइन, और ये प्लस साइन एंड ये माइनस साइन। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। फिर हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। तो चलिए इसको क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं। तो इसका करंट I1 एंड इसका करंट I2। तो आपको पता है मेश एनालिसिस में अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो हमें दोनों में ही क्लॉकवाइज लेना होगा। तो पहला हमारा जो तरीका है वो है मेश एनालिसिस, ठीक। तो चलिए मेश एनालिसिस अप्लाई कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, फॉर लूप 1, फर्स्ट लूप के लिए हमें क्या मिल रहा है, KVL अप्लाई करने से पहले तो आ गया आपका -10 वोल्ट का बैटरी, फिर आ गया 3I1, फिर आ गया +6 = 0। तो यहाँ से आपको I1 कितना मिल रहा है, 10 - 6 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ऊपर कितना 4/3। ये आ गया आपका एम्पियर, यानी कि आपको कितना मिलेगा 1.33 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर लूप 2, फॉर लूप 2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पहले तो ये है -6 वोल्ट का बैटरी, फिर है आपका प्लस ये कितना 4I2, फिर 7I2 इक्वल टू आपको 0। तो यहाँ पर आपको 7 + 4 मतलब 11I2 = 6। यहाँ से आपको कितना मिलेगा, I2 = 6 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो यानी कि आपको मिलेगा 0.545 एम्पियर, ठीक है। तो I1 आपको मिल गया, I2 मिल गया, अब I3। तो I3 आपका क्या होगा, I1 - I2, तो 1.33 - 0.545 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपको कितना देगा, तो कैलकुलेटर में पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, क्या है 1.33 - 0.5, वेट 545, मतलब 0.785 हमें एम्पियर करंट मिलेगा, 0.785 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए आपका वो तीनों करंट मिल गया, एक हो गया 1.33 एम्पियर, ये हो गया 0.54 एम्पियर, ये हो गया 0.785 एम्पियर। ये तो हो गया हमारा किस में, मेश एनालिसिस में। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे नोडल एनालिसिस, ठीक है। नोडल एनालिसिस कैसे होगा, तो फिर से हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इसमें इस बार हम क्या करेंगे, हर एंड पॉइंट को हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या था, 3 ओम का रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर आपका 10 वोल्ट का बैटरी था जो कर देंगे हम ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, 6 वोल्ट का बैटरी था, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड। ये हो जाएगा आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका 7 ओम का रेजिस्टेंस, एंड ये जाकर आपका ग्राउंड हो जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, VA पॉइंट, यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर 7 ओम, यहाँ पर आपका 10 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर आपका 6 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो ये आपको क्या देगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ये I1 देगा, ये बीच वाला आपको I3 देगा, एंड ये आपको I2 देगा। तो चलिए कैलकुलेशन कर लें। तो नोडल एनालिसिस में KCL अप्लाई होता है, तो समेशन ऑफ I हमें क्या देगा, VA -10, क्योंकि इनकमिंग करंट है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस VA -6, अब ये कितना होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्लस VA
-0 क्योंकि कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो 4 + 7 11 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन कर ले तो आपको क्या मिल रहा है, 11 VA - 110 + 3 VA इक्वल टू 0। ठीक है, तो VA आपको कितना मिलेगा, 110 डिवाइडेड बाई 14। तो अगर आप कैलकुलेशन करें 110 डिवाइडेड बाई 14 तो आपको लगभग 7.85 वोल्ट मिल रहा है, 7.85। तो अगर आप I1 कैलकुलेट करें तो I1 आपको क्या मिलेगा, 7.85 - 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपको कितना देगा, 10.85 - 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपको दे रहा है 0.714, 0.714। ठीक है, वेट अ सेकेंड। एंड यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, अगर आप I2 कैलकुलेट करें तो I2 आपको देगा 0, क्योंकि यहाँ पर ये इन्फानाइट है, ये इन्फानाइट देगा क्योंकि ये डिवाइडेड बाई 0 है। और I3 आपको क्या देगा, I3 आपको देगा 7.85 डिवाइडेड बाई 11। तो ये आपको देगा 7.85 डिवाइडेड बाई 11, तो यानी कि 0.71, 0.713। ठीक है, तो ऐसा कुछ देगा। लेकिन देखिए सर, इसमें तो आंसर मैच नहीं कर रहा। इसमें क्या है, इसमें तो हमें प्रॉपरली I1, I2 एंड I3 का वैल्यू मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक में देखिए, आप एक में देख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम का एंड जा रहा है, एक में 0.7, एक में 0.713। मतलब ये I1 है I3 जो दोनों बिल्कुल सेम जैसे ही है, 0.71 एंड 0.71, लेकिन बाकी जो बीच में है वो सारा का सारा करंट फ्लो कर रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बीच पोजीशन है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें 0 रेजिस्टेंस है। और हमें पता है अगर करंट को 0 रेजिस्टेंस मिल जाए तो उसमें सारा का सारा करंट फ्लो हो जाता है। तो नोडल एनालिसिस जब आप KCL का फॉर्म कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, करंट का ही आपका कैलकुलेशन होगा, और करंट से आपका पता है अगर किसी लाइन में रेजिस्टेंस ना हो तो उसमें टोटल करंट फ्लो हो जाता है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये नोडल एनालिसिस से नहीं हो सकता, ये टोटल जो आंसर है ये रॉन्ग है। इसको आप सिर्फ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं KVL से। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन से पता चल गया कि क्यों हम नोडल एनालिसिस को कई बार इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसका सॉल्यूशन हमें मेश एनालिसिस से पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। वेट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें एक जो सर्किट ही दिया गया है, तो पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेंगे फिर हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो सर्किट आपको दिया गया है कुछ इस तरीके का, ये रहा आपका सर्किट, और ये 2 लूप का है। ठीक है, तो 2 लूप पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, का कलर ले लिया। तो ये रहा आपका, क्या हो गया, सर्किट ड्रॉ करना कभी कभी मुश्किल। तो ये बीच वाला एक लूप हो गया। ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हम जो हमारा एलिमेंट है उसको ड्रॉ करेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको एक 13 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, 13 वोल्ट। यहाँ पर आपको एक 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर आपको एक डायोड दिया गया है। ठीक है, जेना टर्निंग नॉर्मल डायोड दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक करंट सोर्स दिया गया है जो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर आपको कितना करंट दिया गया है, 3 एम्पियर का, सॉरी ये मैंने 9 एम्पियर लिख दिया, ये 3 एम्पियर का दिया गया है। तो ये है आपका 3 एम्पियर का करंट सोर्स, और कुछ नहीं दिया गया है। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड ID इफ डायोड इज ऑन। ठीक है, मतलब आपको क्या कहा गया है कि अगर डायोड आपका ऑन है तो आपको ID फाइंड करना है। तो ID क्या है, ID मतलब जो डायोड के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो ID है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मेश एनालिसिस से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और डायोड का भी रेजिस्टेंस दिया गया नहीं है। तो अगर हम इसको नोडल करें तो हमें ये इन्फानाइट दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मेश एनालिसिस में करेंगे। तो हमारा सर्किट दिया गया है, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको 13 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, बीच में आपका डायोड है। और डायोड में क्या पता है, पॉजिटिव की साइन में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव में नेगेटिव होगा। ठीक है,
और ये रहा आपका करंट सोर्स जो है आपका 3 एम्पियर का, एंड ये रहा हमारा सर्किट। अब ये तो है 13 वोल्ट, ये है 4 ओम, ये है आपका 3 एम्पियर, लेकिन ये बीच में जो सर बैटरी है इसका वोल्टेज क्या होगा आपको पता है। अगर आपको कोई भी डायोड नहीं बताया गया है तो उसको हम लेंगे सिलिकॉन, ठीक है। और सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका क्या होता है 0.7 वोल्ट। तो इस बैटरी का वोल्टेज हम क्या लेंगे 0.7 वोल्ट। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, तो मेश एनालिसिस कर लेते हैं। ये रहा I1 करंट, ये रहा आपका I2 करंट। अब फॉर लूप 1 कर लेंगे। लूप 1 में आपको क्या मिलेगा, पहले -13 प्लस 4I1 प्लस 0.7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका I1 कितना मिल रहा है, यहाँ से आपको मिलेगा 12.3 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर आप कैलकुलेटर में डालें 12.3 डिवाइडेड बाई 4 तो ये आपको देगा लगभग 3.075 ये एम्पियर में आएगा क्योंकि ये ओहम में है। फिर फॉर लूप 2 के लिए कर लेते हैं। लूप 2 में आपको क्या मिलेगा, -0.7 वोल्ट का बैटरी और 3 एम्पियर का करंट सोर्स। अब देखिए बेसिकली हम लूप 2 इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, हम करंट को फाइंड करने के लिए ही लूप 3 यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हमें दिया ही गया है I2। तो एक चीज़ देखिए I2 तो हमें पता है ये 3 एम्पियर होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखिए हमारा करंट कैसा है, इनकमिंग है, तो ये हम लेंगे -3 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, इनकमिंग फ्लो कर रहा है। और देखिए हमने जो डायरेक्शन लिया है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, लेकिन करंट फ्लो कर रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो इसीलिए भी I2 होगा -3 एम्पियर। तो ID क्या है, तो यहाँ से आपका कितना करंट आ रहा है, यहाँ से आपका आ रहा है 3.075 एम्पियर, यहाँ से आपका आ रहा है 3 एम्पियर। तो बीच में क्या होगा, बीच में दोनों का सम हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा 3.075 प्लस 3 एम्पियर, ठीक है। तो आपको आखिर में क्या मिल रहा है 6.075 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल आंसर जो आपको फाइंड करना था ID, तो वो आंसर आपसे हो गया, ठीक है। तो चलिए ये था बहुत ही एक इजी क्वेश्चन। अब हम थोड़ा एक और टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वेट अ सेकेंड, सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तीनों लूप का है, वेट अ सेकेंड। तो आप इसमें 3 लूप ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका पहला लूप एंड ये रहा बाकी दोनों लूप। तो अब हम इसमें एलिमेंट ड्रॉ कर लेंगे। क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ पर आपको एक करंट सोर्स दिया गया है जो है आपका 7 एम्पियर का। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है आपका 3 ओम का। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है आपका 2 ओम का। यहाँ पर आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जो है 7 वोल्ट का। और क्या है, इसमें आपको दिया गया है एक वोल्टेज सोर्स और 3 वोल्ट का। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है आपका 5 ओम का। यहाँ पर आपको एक करंट सोर्स दिया गया है, ये है 3 एम्पियर का, ठीक है। तो और कुछ नहीं, और कुछ में तो नहीं दिख रहा। तो हाँ ऐसा ही कुछ दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना होगा, आपको फाइंड करना है, ये आपको दिया गया है I1, ये आपको दिया गया है I2। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड I1 एंड I2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है ये JAM 2016 का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना होगा, आप देखिए इसमें करंट हमें दिया गया है, इसमें भी करंट दिया गया है, और इसमें देखिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इसमें भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको नोडल एनालिसिस से करें तो किसी भी हमारा जो लूप है उसमें हमें करंट इन्फिनिट टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए नोडल एनालिसिस के कर लेते हैं, क्योंकि नोडल एनालिसिस हमारा इजी पड़ता है। तो नोडल एनालिसिस कर ले, तो आप अभी बहुत ही माहिर हो गया है नोडल एनालिसिस से मैं, तो इसीलिए मैं इक्विवेलेंट सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये VA होगा,
अब देखिए ये जो पॉइंट है इसके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो आपका वोल्टेज होगा VA इस पॉइंट पर भी होगा वो भी है। अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस आ जाता तो तब हम इसको VB लेते, लेकिन इसमें तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसीलिए हम इसको भी VA लेंगे। तो VA बीच वाले के लिए जो I1 है हमारा VA -7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब देखिए ये तो आपको करंट दिया गया है और ये कैसा करंट है, ये इनकमिंग है तो -7 हो जाएगा प्लस VA, अब इसमें कितना वोल्टेज है -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा क्योंकि 5 ओम आपका रेजिस्टेंस है। अब ये करंट जो है ये क्या है, इनकमिंग है तो -3 हो जाएगा। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले ये इक्वल टू 0 होता है, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो मिलेगा 5VA -35 -70 प्लस 2VA -6 और ये हो जाएगा आपका -30 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो 5 + 2 तो यहाँ से आपको 7VA, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा -35 -30 यानी कि -65 -6 मतलब -71 एंड ये 70 तो -141 इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से आपको VA क्या मिल रहा है, VA इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 7। तो ये क्या 141 आ रहा है, क्योंकि यहाँ अगर 141 आ जाए तो कैलकुलेशन में पॉइंट आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सही में 35 6 एंड 30, वेट अ सेकंड, ये 6 क्यों आ रहा है, -3 एंड 6 यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो 141 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि आपको देगा 20.14। तो कितना वोल्टेज मिल रहा है, 20.14 वोल्टेज। तो अब I1 I2 कैलकुलेट करना होगा। तो I1 आपका क्या था, I1 आपका था VA -7 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी डिवाइडेड बाई 2। तो अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आप VA की जगह 20.14 -7 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 20.14 -7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6.57। तो आपको आंसर मिल रहा है 6.57 एम्पियर। एंड I2 आपका क्या होगा, I2 तो होगा VA -3 डिवाइडेड बाई 5। तो वैल्यू पुट कर देंगे 20.14 -3 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें 20.14 -3 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 3.428 एम्पियर। तो देखिए ये दोनों आंसर आपका हो गया, कितना आसानी से आपका जैम का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो जैम ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ही बार ऐसा इजी क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, तो घबराना नहीं, बिल्कुल आपका देखिए नोडल एनालिसिस से इसका ये जो क्वेश्चन है ये 1 मिनट के अंदर अंदर आपका हो जाएगा, 1 मिनट भी आपका नहीं लगेगा। इससे आपका टाइम भी बच रहा है और क्वेश्चन भी हो जा रहा है, ठीक। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो अब अगर ये क्वेश्चन में आपका बीच में एक 3 ओम या 1 ओम का, ही आप मान लीजिए एक 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाए, तो ये क्वेश्चन कैसा करते, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। तो ये 1 ओम को इरेज कर देते हैं, 10 सेकेंड, इसको 0 ओम लिख देते हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो वही सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। क्या था हमारा सर्किट में, यहाँ पर आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर हम ले लिए एक और 1 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर नीचे हमें एक करंट सोर्स था जो था हमारा 7 एम्पियर का, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर हमारा 7 वोल्ट का बैटरी था, ठीक है, और यहाँ पर 3 वोल्ट का और एक बैटरी था, यहाँ पर 5 ओम का हमारा रेजिस्टेंस था। तो लिख लेते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है शायद, देख लेते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या था, एक करंट सोर्स था, वो कितने का था, 3 एम्पियर का था। तो 3 एम्पियर का करंट सोर्स, ये रहा हमारा टोटल सर्किट। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में तो हमने दोनों में ही VA ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये VA होगा, ये आपका VB होगा, क्योंकि बीच में आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस ही कर देंगे, ठीक है।
तो चलिए क्या होगा, पहले आपका हो जाएगा वी ए माइनस, कितने का था, 7 वोल्ट का था, वी ए माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आएगा आपका 1, और ये रहा आपका -7 इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करें आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल जा रहा है वी ए माइनस 7 प्लस 2 वी ए माइनस 2 वी बी माइनस 14 इक्वल टू 0। तो अगर ये रहा पहला केस, तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको क्या मिल रहा है 3 वी ए माइनस 2 वी बी और 7 प्लस 4 मतलब 21 इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा वी बी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और ये तो -3 होगा क्योंकि इनकमिंग करंट है, और ये हो जाएगा वी बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, वी बी माइनस 3 माइनस 15 प्लस 5 बी बी माइनस 5 बी ए इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले तो 6 बी बी और माइनस 5 वी ए माइनस 18 इक्वल टू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दोनों इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का हमें सिंपली सोल्यूशन निकालना होगा। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली 1 को 5 से मल्टीपल कर दें और उसको प्लस कर दें इक्वेशन 2 इंटू 3 के साथ, देन वी गेट, तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीपल करने से क्या मिलेगा, 15 वी ए माइनस 10 वी बी और माइनस क्या देगा आपको 105 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन से 3 मल्टीपल करना है तो -15 वी ए प्लस 18 वी, और यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 3 मल्टीपल हो रहा है तो ये 4 और 54 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 15 वी ए तो कट जा रहा है, यहाँ पर आपको मिल गया 8 वी बी और यहाँ से आपको मिलेगा 105 और मतलब 159, ठीक है। तो वी बी हमें क्या मिल रहा है आखिर में, वी बी इक्वल टू हमें मिलेगा 159 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, यही तो मिलेगा। एक सेकेंड को चेक कर लेते हैं कि यही मिल रहा है या नहीं, थोड़ा सा चेक कर लें। तो -3 भी ठीक है, और यहाँ पर -5 भी है, वो भी ठीक है, और शायद ठीक ही है क्वेश्चन। तो प्लस माइनस तो हम सिंपली प्लस ही कर रहे थे, तो साइन तो चेंज नहीं होने वाला है, माइनस चेंज ठीक है, वो -3 मल्टीपल हो रहा है तो 13 एंड ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 159 डिवाइडेड बाई अगर 8 करें, 159 डिवाइडेड बाई 8 करें तो आपको मिलेगा 19875, कितना 19.875 ये वोल्ट में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें निकालना है वी ए। तो वी ए आपका क्या आएगा, किसी भी इक्वेशन से ले लें आप, तो 2 वी बी प्लस 21 डिवाइडेड बाई अगर 3 कर दे तो आपको मिल जाएगा, तो 2 इंटू 19.875 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो आपको कितना मिलेगा, 19.875 इंटू 2 प्लस 21 डिवाइडेड बाई, तो आपको लगभग 20.25 मिल रहा है, 20.25 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए वी ए वी बी हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो सिंपल ये I1 एंड I2 निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो I1 क्या था हमारा, I1 इक्वल टू था हमारा वी ए -7 डिवाइडेड बाई शायद 2 था, यार चेक कर लेते हैं। तो 2 था, हाँ 2 था। तो वी ए हमारा क्या निकला है 20.25 -7 डिवाइडेड बाई 2।
तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में तो आपको मिल जाएगा डिवाइड टू 6.62, तो 6.625 एम्पियर। एंड आपका I2 क्या आएगा, I2 आएगा आपका वही क्या इक्वेशन था, क्या आएगा 19.875 माइनस क्या आएगा 3 डिवाइडेड क्या आएगा 5। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करें 19.875 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 तो आपको मिलेगा 3.375 एम। तो देखिए कैसे आप अगर आपका दोनों वोल्टेज लेना हो, दोनों नोड लेना हो, तो उसका भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। एंड इसके पहले अगर उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस भी ना आए तो तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व करना आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो रहेगा हमारा एक डायोड का। तो हमने बहुत कुछ क्वेश्चन कर लिया, शायद 3-4 क्वेश्चन अभी तक कर लिया और पहले हमारा 4 क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन और लास्ट जो हमारा है वो कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक डायोड दिया गया है, फिर और एक डायोड दिया गया है आपको, फिर यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो आपका ग्राउंड हो गया, फिर यहाँ पर वी आउट है। ठीक है, और ये है आपका 12 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पर आपको दिया गया ये सिलिकॉन का डायोड है, ये जर्मेनियम का डायोड है। आपको फाइंड करना क्या है, फाइंड E0 एंड I। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का बैटरी दिया गया है और सिलिकॉन का डायोड है, तो इसीलिए इसको हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 7 वोल्ट का बैटरी, 0.7 वोल्ट का। अब जर्मेनियम का रेजिस्टेंस है, सॉरी डायोड है, तो इसको कैसे करेंगे 0.3 वोल्ट का बैटरी कर देंगे। और ये रहा हमारा वी आउटपुट, और ये रहा आपका रेजिस्टेंस, और ये रहा आपका ग्राउंड। अब रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 5.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 5.6 ओहम का। ठीक है, तो 5.6 किलो ओहम। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब अगर हम इस लाइन पे हम क्या अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा। पहले तो ये 12 वोल्ट का बैटरी है, तो हम पहले क्या लेंगे -12 लेंगे, फिर 0.7 प्लस, फिर प्लस 0.3, और ये आपका वी आउट, तो प्लस वी आउट इक्वल टू 0। फ्रॉम KVL अप्लाई करने से हमें ये मिल रहा है। तो अगर आप वी आउटपुट निकाले तो क्या मिलेगा, 12 माइनस 7.7 माइनस 0.3। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको कितना मिल रहा है 11। ठीक है, तो ये आ गया आपका वी आउटपुट, ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, आई निकालना है। आई हम कैसे निकालेंगे, आई हमें ओहम्स लॉ से निकालेंगे। आई V/R होता है, तो V हमारा निकला 11 और आपको रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 5.6 किलो ओम। तो ये आपका क्या आएगा 11 डिवाइडेड बाई 5.6, तो ये आपको दे रहा है 1.96। तो 1.96, तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो आपका जो फुल मार्क्स है वो आपको जरूरी मिल जाएगा एंड बहुत ही आसान तरीके से। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन आता है वो टाइम सेविंग भी होता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स देखें या मैग्नेटिज्म देखें या क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखें तो उसमें आपका टाइम बहुत जाता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए तो कई बार आपका टाइम सेव हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही टाइम सेविंग होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए डायोड आपका KCL KVL के ऊपर। एंड हमारा जो आज का नया पोर्शन था BJT का, उसमें भी हम बहुत ही बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। एंड उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, तीनों फार्मूला भी सीख चुके हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम BJT में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक बाय बाय। तो आज का क्लास यहीं तक। हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और एक बात, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब स्टूडेंट से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब स्टूडेंट्स का व्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वी नीड ओनली योर टाइम एंड योर सपोर्ट। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो है कल 6 बजे। तब तक बाय बाय, थैंक यू।